ये है वक्त मीडिया पेशे खिदमत है जश्न अदब का 5th इंटरनेशनल पोइट्री फेस्टिवल 2016 का सेकंड फेज का वीडियो। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान की दारुल हुकूमत दिल्ली में 8 मई 2016 को इस पोइट्री फेस्टिवल में पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता तंज़ो मिज़ाह के शायर जनाब अताउल हक कासमी साहब को उनकी अदबी खिदमात के लिए जश्न अदब ने शहंशाह तंज़ो मिज़ाह अवार्ड 2016 से उन्हें नवाजा। इस पोएट्री फेस्टिवल में मोहतरमा रक्षंदा जलील साहिबा की बुक रिलीज हुई, जिसका उन्वान है एन इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ इंतजार हुसैन नॉवेल आगे समंदर है। इस पोएट्री फेस्टिवल में जश्न अदब ने कई डिस्कशन ऑर्गेनाइज किए। पहला डिस्कशन था पाकिस्तान के अफसाना निगार जनाब इंतजार हुसैन साहब का कंट्रीब्यूशन उर्दू लिटरेचर में। इस मौजू पर रोशनी डाली मोहतरम अताउल हक कासमी साहब ने, जनाब प्रोफेसर शमीम हनफी साहब ने और मोहतरमा रक्षंदा जलील साहिबा ने। बजुबाने कासमी पेश किया मोहतरम अताउल हक कासमी साहब ने। सिनेमा में जबान का जवाल मौजू पर डिस्कशन में हिस्सा लिया मशहूर डायरेक्टर मुजफ्फर अली साहब ने और पाकिस्तान से असगर नदीम साहब ने। मीडिया में जबान का जवाल मौजू पर रोशनी डाली एनडीटीवी इंडिया के मशहूर जर्नलिस्ट जनाब अभिज्ञान प्रकाश साहब ने और दास्तान गोई पेश की मशहूर टीवी एंकर दारिन शाहिदी और उनके हमनवा ने। अभिज्ञान भाई, आप थोड़ी ताखीर हुई आपको आने में, तो इस वजह से। अभिज्ञान प्रकाश साहब जो है एनडीटीवी के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, बहुत हमारे पसंदीदा, हम सभी के बहुत पसंदीदा एंकर्स में से हैं। बहुत बेबाक बोलते हैं, जैसा आपने सुना। अब कुछ चंद ही एंकर हैं जिनको जो है आप टेलीविज़न चैनल अगर आप देखें उसको ऑन करें तो सुनने का मन करता है। बाकी तो एक चैनल तो ये भी कहता है कि हम पॉजिटिव न्यूज़ भी दिखाते हैं। आप इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या निगेटिविटी होगी कि हम पॉजिटिव न्यूज़ दिखाते हैं। तो अभिज्ञान भाई, हम जो गुफ्तगू हो रही थी सिनेमा के हवाले से मुजफ्फर साहब ने बात कही, ड्रामे के हवाले से और सिनेमा के हवाले से असगर नदीम सैयद साहब ने। सिनेमा ड्रामा ये तो चलिए पैसों के लिए हो गया, किसी भी वजह से हो गया, बर्दाश्त हो सकता है। मीडिया तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। वो तो ये होता है कि चलिए किसी तरह से बच जाएंगे। यहाँ तो होता है कि आप टेलीविजन ऑन कीजिए, ऐसा ना हो कि आप ही को बाहर एक मॉब आ रहा हो, आपका कत्ल करके चला जाए। तो ये हालात हो गए हैं। तो अब इस तरह के हालात हैं, इसमें क्या किया जाए, कैसे हो। अब आप अगर कुछ इस पर रोशनी डाल सकें कि क्यों जबान लड़खड़ाई मीडिया की इस तरह से, जिसकी जिम्मेदारी सबसे ऊपर होनी चाहिए, अदब का एक हिस्सा रहा जर्नलिज्म, और उसके बाद ये हालात हैं कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, या हम उनको कैसे किस तरह से हम इस माशरे को देखें। तो यह हमारी नज़र है आप लोग। तो अगर हम इस तरह से देखेंगे तो हमको तो डर लगने लगा है। तो क्या है, क्या इस पर कुछ रोशनी डालें। 2-3 चीज़ें हैं मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। हमारे एक बड़े अजीज़ और हमारे पुराने एक मित्र हैं अमित गोयल साहब, वो आज हमारे साथ आए। मैंने रंजीत को बोला उनको इनवाइट करें। वो इकोनॉमिक टाइम्स के एडिटर रहे हैं, पायनियर अखबार वर्षों से चलाते हैं। हम लोग भी ज़बान ही पढ़ के आए, पहले अंग्रेज़ी, और मैं और मुजफ्फर साहब एक ही शहर से हैं, लखनऊ से, और उसके बाद बढ़िया उर्दू दा हिंदी बोलूँगा, मतलब मुझे तो उर्दू उतनी अच्छी नहीं आती। धीरे धीरे करके बड़ा बढ़िया एक दौर चला, इसमें अच्छी ज़बान कही गई, पढ़ी गई। ज़बान कैसे लिखी जाए, अंग्रेज़ी हो या हिंदी हो, उसको समझाया गया। मुझे याद है एक ऐसा समय था कि टेलीविज़न की भाषा कैसे लिखी जाए, इस पर छोटी छोटी किताबें आती थी, और मकसद था उसका सरल और सटीक होना। बुनियादी पहलू यह था कि जबान संभाल के। जो आज है वो बड़ा सीधा सीधा है, जबान ना संभाल के तो जितनी बदतमीजी संभव हो सकती है उतनी कीजिए, और इस कदर कीजिए कि अगर वो बदतमीजी यहां पर इस हॉल में सुनाई पड़ रही हो
तो लोगों के कान के पर्दे फट जाएं। मैंने कई सारा सोशल मीडिया पे साहब देखा, कुछ लोगों के बारे में लिखा जाता है और उसमें ये मेंशन किया जाता है, उसमें ये लिखा जाता है कि फला अगर बोल रहे हैं तो इनको ऑडियो की जरूरत नहीं है, इतनी जोर से चीखेंगे कि ये टीवी से बाहर आके सुनाई पड़ेगा आपको। तो अब हम लोग क्या करें? पहले तो बड़ी शर्मसारी होती है एंड बहुत ईमानदारी से आज कहना चाहूंगा आप लोगों के सामने, बहुत शर्मसारी होती है। कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि क्या गलत माध्यम चुन लिया काम करने का। तकरीबन एक दशक पहले मैंने कहा था मुंबई में एक सेमिनार में कि देखिए, जिस काम की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं उसमें एक ऐसा खतरा है जो किसी को नहीं नजर आ रहा है, और अब वो पूरा हो गया कि मीडिया के लोगों के प्रति जनता के मन में, आवाम के मन में कोई इज्जत नहीं रह जाएगी। और बड़े भारी मन से, बड़े भारी दिल से कह रहा हूं, किसी ने उस बात पर उस समय ध्यान नहीं दिया। मैं कभी भी गैर हकीकत दुनिया में जीना नहीं पसंद करता। मैंने हमेशा कहा है, संपादकों के सेमिनार्स में कहा है कि एक व्यवसाय है, इसको मान के चलिए, लेकिन इसी में से आपको अपने हिस्से का संतुलन ढूंढना होगा। लेकिन ऐसा हो जाएगा कि आप पत्रकार हैं तो समाज की गाली बन गए। आप कुछ भी कहिए, कुछ भी करिए, लोग आपको निष्पक्ष मानने के लिए तैयार ही नहीं है। मैंने पिछली दफे भी इनके कार्यक्रम में आया तो ये क्या हुआ है, ये जो आपने जबान दराजी की जनता के साथ, भाषा चाहे कोई भी हो, अब आपने इतनी कर डाली है कि आप, जैसे उन्होंने जापानी वाला किस्सा साहब ने सुनाया ना कि उसने कहा भाई गिर गया था ताजमहल, तो यहां तो लोग रोज एजेंडे का ताजमहल गिरा रहे, उठा रहे हैं। तो तमाशे की इंतहा हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है। बल्कि थोड़ी बहुत मेरी उम्मीद जगी है हाल में, अब पाकिस्तान से आपको बताना चाहूंगा, रेडियो से। हालांकि रेडियो का एक कंटेंट तो स्वाभाविक है, तेज रफ्तार का है, ज्यादा ऊर्जा का है, लेकिन एक है जहां पर बहुत मुख्तलिफ और अच्छा काम भी हो रहा है, क्योंकि शायद उनके ऊपर उस किस्म के आर्थिक दबाव नहीं होंगे जिसके ऊपर हमें। तो देखिए, जबान सब बड़ी पुरानी कहावतें हैं कि आप जिस जबान में सवाल करेंगे जवाब भी तो उसी में मिलेगा ना। तो क्या कर डाला आपने? किस जबान में सवाल किया आपने? बदतमीजी की जबान में। इज्जत आबरू बेचकर आपने जबान इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, और ना सिर्फ बोलने वाली जबान, इससे ज्यादा असर उस जबान का होता है जो लिखकर आपके स्क्रीन पर आती है। जरा कभी उसका गौर किया है आप लोगों ने? लोग बहुत सारे बातें करते हैं, साहब आज का म्यूजिक कैसा है, लिरिक्स कैसे, सब ठीक है। आप देखिए, जो 24 घंटे लिखकर जबान बताई जा रही है, तो ये तो लोगों को अपने हिसाब से तय करना पड़ेगा। अगर वो उसको अपनी गोदी में बैठाकर चलेंगे तो आपको यही कंटेंट मिलेगा और यही जबान मिलेगी। अगर आप उसको स्वतः रिजेक्ट करने को, उसको नकारने को तैयार नहीं हैं, तो आपको ये चीज इसी हिसाब से मिलती रहेगी, क्योंकि उसको बताने और चलाने वाले मुट्ठी भर लोग इस बात से पूरी तरह एहतराम रखते हैं कि साहब यही है सफलता का फॉर्मूला। भाई गाने बदल गए ना, गीत संगीत बदल गया, तो अब मतलब गानों के लिरिक्स होती है साहब, ऊंचे से ऊंचा बंदा पौटी पे बैठे नंगा। ये 20 साल पहले सोचा था आप लोगों ने? बड़े मशहूर गाने हैं सब। तो मैं एक दिन, हमारे दोस्त हैं, उनके साथ एक कार्यक्रम कर रहा था, देश के बहुत बड़े एक्टर हैं वो, तो उनसे मैंने कार्यक्रम में पूछा, हमने बताया ये सोचा था आप लोगों ने, आप जब खुद फिल्में करने आए थे सोचा था इन गानों पे आप काम करेंगे? तो जबान तो गिरा दी, बट क्या हमको जरूरत से ज्यादा उसकी एक्सेप्टेंस है? क्या हम उसे पूरी तरह मानने को तैयार है? हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा मुस्कुरा के बोल लो, थोड़ा अदब से बोल लो, तो लोग कहते हैं बड़ा बैलेंस्ड है ये, ठीक नहीं है। मैं क्यों अपने काम में असफल हूं? मैं बड़ा असफल मानता हूं अपने आप को।
तो बहुत बड़ा आरोप है मेरे ऊपर, बैलेंस्ड है ये बराबर से काम करने की कोशिश करा है। मेरा वाहियात आदमी पत्रकार और बराबर है। पत्रकार का मतलब ही है कि आपको एक साइड लेना है और फिर वो जबान को इस्तेमाल करके भयंकर बदतमीजी से चीखना है। ऐसा चीखना है कि 2-5 आदमी पीछे वाले तो भाग जाए दरवाजा छोड़ के यहां से। एक दिन मैंने एक डिजिटल मार्केटिंग के लोग आए और इसी से अपनी बात पूरी करूंगा। उनसे एक दिन हमने कहा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता किसी का आप व्यक्ति विशेष का नाम ले तो लोगों को लगेगा साहब आपकी कोई समस्या है। तो हमने कहा भाई 2-4 लोगों का नाम आपको बता दे रहे हैं और एक आप लोग डिजिटल सर्वे करवा लीजिए, आजकल सोशल मीडिया का युग है, और उनसे पूछिए 5 नौजवानों से 5 प्रश्न देकर कि उन्होंने फला फला कार्यक्रम देखा, उससे उनके 5 पॉइंट क्या समझ में आए। कभी सोचा आप लोगों ने? 5 पॉइंट जैसे, चलिए 2 बता दीजिए आपको कभी समझ में आ गया। आपके रंजीत जी कभी समझ में आए? कहां तक क्या ये जबान ही तो है। जबान का मतलब क्या है? वो जबान जिससे आप लोगों से कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, समझाएं। तो वो जबान ही आपने ऐसी बना दी जब, तो उसका आकार प्रकार सब बदल चुका है। तो हमें भी थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, सिवाय ये सोचकर कि हम बौद्धिक रहें और इसकी आलोचना करें। हमें भी देखना पड़ेगा कि हम क्यों नहीं उस कंटेंट को बुरी तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं। नहीं तो जितने लोग उसको बना रहे हैं और आपके बाजार में, आपके सोच के बाजार में उसको रख रहे हैं, वो बड़े इस बात के साथ रख रहे हैं कि वो सफल हैं। वो कतई अपने आप को असफल नहीं मान रहे हैं। तो ये चीज हमें भी अपने भीतर सुनने जानने की जरूरत है। ये मेरा सबसे, मैं सिर्फ इतना से कह सकता हूं कि एक किस्म से मेरी रिक्वेस्ट है बस। जैसे उन्होंने कहा ना, मुजफ्फर साहब ने वो एक उन्होंने इस्तेमाल किया दलदल, तो ये दलदल है। दलदल से तो भाई हमें ही खुद को खींच के बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये बड़ी कोई रॉकेट साइंस वाइंस नहीं है। आपको एक लाइन में बता दें, हफ्ते के जो बृहस्पतिवार होता है, थर्सडे, उसमें एक चमत्कारी आंकड़ा जिस पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है, पूरे विश्व में ये बहस हुई है, उसका नाम होता है टीआरपी। वो आता है रेटिंग। तो उसमें आप बता दीजिए कि भाई अगर हमने ये बदतमीजी वाले प्रोग्राम पिछले 3 हफ्ते नहीं देखे तो थोड़ी सी घबराहट आ जाएगी। फिर अगर 2-4 हफ्ता और आपने नहीं देखा तो और वो घबराहट बढ़ेगी। और फिर 5-6 हफ्ता 1 महीना आपने नहीं देखा तो अब पता लगा आपने ये रंजीत साहब का प्रोग्राम देख लिया जिसमें बदतमीजी नहीं कर रहे हैं, तो धड़ से परिवर्तन आ जाएगा। आप समझ रहे अपनी ताकत को? आपकी ताकत टेलीविजन और सिनेमा के माध्यम से उतनी ही ताकतवर है जितनी सियासत में वोट की ताकत है। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो इनके पिताजी लोगों को बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मौज लेते रहे, मैं थोड़ी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो फिर ये मौज जो है ये फौज की तरह आपके पीछे चलेगी। थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। देखिए दोस्तों, देखिए बहुत वक्त कम है तो अब हम इसको यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन एक सवाल तीनों लोगों से आप कर सकते हैं। बहुत मुख्तसर सा सवाल होगा, जवाब जाहिर है मुख्तसर ही होगा। तो आप में से जो भी करना चाहे, अगर आप किसी तरह का सवाल आपके जहन में है, जी आप जी जी मेरा सवाल अभिज्ञान प्रकाश साहब से है और मैं बहुत एक तरह से लाइक करता हूं इनके प्रोग्राम को। प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत अच्छा होता है और इनसे पहले अभी जो मैंने बात की थी उसमें रवीश कुमार जी का भी नाम लिया था। तो एक पूरी नस्ल है उन लोगों की जो पढ़े लिखे लोग हैं या ज़रा सा संजीदा हैं, वो एनडीटीवी के प्रोग्राम देखते हैं और इन लोगों जैसे जो एंकर्स हैं, प्रोग्राम प्रेजेंटर्स हैं, बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ टीआरपी वाली बात आती है, संजीदा हल्का जो है वो इस तरह के चैनल देखता है, लेकिन जो टीआरपी बढ़ाता है जो क्लास, वो दूसरे चैनल देखता है।
तो फिर आपने जो बात की है कि टीआरपी घटेगी या बढ़ेगी या बढ़ाएंगे, तो ये बात ज़रा सा कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये कैसे हो पाएगा मुमकिन। जैसे कि जो क्लास एनडीटीवी या इस तरह के जो चैनल्स देखते हैं, जो अच्छे चैनल्स हैं या अच्छे एंकरों के प्रोग्राम देखते हैं, उनकी तादाद बहुत कम है, और जो लोग प्रोग्राम बहुत ख़राब देखते हैं उनकी अक्सरियत ज़्यादा है। तो फिर इसको कैसे किया जाए, इस दूरी को या इस खलीज को कम कैसे किया जाए? मैंने वही आपसे कहा कि बस हम लोग कोशिश करते हैं। हाल में रविश मुझे बता रहा था कि वो कोई एयरपोर्ट पे था और मेरे रियल एस्टेट पर जो कार्यक्रम है उनका जिक्र किया, तो हम लोग ये आपस में बात कर रहे थे। मैंने एक दिन कहा भी लोगों से कि 4 साल से मैं आप लोगों के लिए ये विषय उठा रहा हूं। अमित जी यहाँ मौजूद हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी के विषयों पे काम करता हूं। ये बड़े लोकप्रिय विषय नहीं है, लेकिन आप ही को तो घर दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देख लीजिए ना भाई मेरा कार्यक्रम, मतलब हाथ जोड़ के कह रहा हूं, देख लीजिए। संजीदा गैर संजीदा तो अलग बहस है, देख ही लीजिए। आप ही के मतलब की बात कर रहा हूं। तो लोगों को भी तो अपनी तरफ देखना पड़ेगा ना। आप फिर हर बार आप भी कह रहे हैं साहब नहीं हम बड़े परेशान हैं और फलाना सिस्टम खराब है और ये नहीं हुआ। तो जब आपकी आवाज उठती है तो आप भी तो जुड़िए उसके साथ। क्या हर बार आप झंडे वाले के साथ ही खड़े रहेंगे या नॉन झंडे वाले के साथ खड़े रहेंगे? तो अपनी इश्यूज को अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे, खुद में पहचानेंगे, ये तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप एक युग में अब आ गए हैं जहां पर जितने लोग, मैं गांव देहात बहुत यात्रा करता हूं, नौजवान मिलते हैं तो अच्छी बात नहीं है कि वो आपके मुंह पे कहते हैं कि भाई खबर तो अब वो मनोरंजन के लिए देखते हैं। तो मत देखिए ना, शायद मार्केट छोटी हो जाएगी लेकिन कंटेंट बेहतर हो जाएगा ना फिर सर। तो मत देखिए ना मनोरंजन के लिए, कहिए कि नहीं भाई हमको अगर थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करनी है, लोगों के पास सोच है, नौजवान बहुत बेहतरीन पीढ़ी है इस मुल्क की, बड़े फैसले ले रही है, थोड़ा सा उस तब्दीली को सोचिए तो अपने आप, जैसे मैंने कहा कि इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। सारी ताकत सबसे ज्यादा आप ही के पास है, मेरे पास नहीं है ना किसी और के पास है। तो आप जैसे उसे पसंद करेंगे वो अपने आप तब्दीली के लिए मजबूर हो जाएगा। जी आपका? जी सबको नमस्कार। अभिज्ञान भाई, एक सवाल छोटा सा आपसे है, मुजफ्फर साहब एक आपसे है। पहले मुजफ्फर साहब से पूछना चाहूंगा कि जैसी उमराव जान फिल्म बनाई थी आपने, वैसी कोई और मूवी जो है वो कब दे रहे हैं आप? ये तो आपने बहुत ही फैला हुआ सवाल पूछा कि कोई नौकर गया कि भाई पत्ता भर तुम्हें खाना मिलेगा तो आपने केले का पत्ता दे दिया। ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, लेकिन यहाँ तो काफ़ी अदब से जुड़े लोग हैं। लोग असल में जब तक थोड़ा प्रोएक्टिव नहीं होंगे तब तक आदमी कुछ कर नहीं पाता। जैसे आपने कहा जब आप मांगेंगे तब आपको मिलेगा, तो आप लोग मांगे। फर्ज कीजिए मैंने 14 एपिसोड बनाए हैं ज़बान इश्क के नाम से उर्दू शायरों पे, यहाँ कितने लोगों ने देखे? 14 हैं, कितने देखे आपने उसके? कैसे लगे आपको? तो देखिए एक मेहनत आदमी करता हो, दूरदर्शन उर्दू के लिए बनाए। तो ये जब तक, आजकल सारा खेल है मार्केटिंग का। अब जब तक आप उस चीज को मार्केटिंग ना करें कोई देखता नहीं। उसमें भी मार्केटिंग में भी आपको चीखना चिल्लाना पड़ता है, तभी मार्केटिंग हो पाती है। अगर आपकी 10 करोड़ की फिल्म है तो 10 करोड़ ही समझिए मार्केटिंग पे लगेंगे, वरना फिल्म आके चली जाएगी, कोई पूछेगा नहीं। मैंने एक फिल्म बनाई थी जानिसार, वो अभी रिलीज हुई, उसकी कोई मार्केटिंग नहीं हुई, उसको कोई थिएटर नहीं मिले, तो वो आके चली गई। मालिनी जी ने गाया था उसमें, है मालिनी जी ने भी गाना मालिनी ने गाया था, श्रेया घोषाल ने गाया था, और राही साहब का कलाम भी था। 1877 की कहानी थी। और बल्कि मुझे एक फोन भी आया वहाँ JNU के प्रोफेसर जो फिल्म पढ़ाते हैं, उनका कि आपने ये फिल्म जो बनाई है वो 10-20 साल आगे की फिल्म है, मैंने ऐसी फिल्म देखी नहीं, आपको मैं बुलाऊंगा, फिल्म दिखाऊंगा बच्चों को, आपसे डिस्कशन कराऊंगा। तो देयर इज अ बिग डिस्कनेक्ट बिटवीन मी एंड माय मार्केट एंड विच नीड्स अ लॉट ऑफ प्रमोशन एंड पब्लिसिटी। तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। वैसे मैं लगा तो हूँ जिद्दत में कि कुछ ना कुछ हो, कुछ ऐसा हो, कोई काम हो जिसमें मार्केटिंग पे भी कोई उतना ही पैसा खर्च करने को तैयार हो।
और आजकल देखिए, अगर फर्ज कीजिए हम पीरियड फिल्म बनाते हैं, हमें हिस्ट्री का शौक है या तहजीब का है, तो अगर हम हिस्ट्री को लेके चलेंगे तो हमें उसमें बहुत डिटेलिंग करना पड़ेगी। जब हम उमराव जान बना रहे तो हमारे जो फाइनेंसर थे, उनको जब मैंने बजट बना के दिया, उस वक्त वो शायद 20 लाख की थी बजट में, मैंने शायद 50,000 रुपए रिसर्च पे रख दिए थे। कहले यार ये हटाओ तुम। हमने कहा क्यों? कहले तो सब डुबो दोगे तुम फिल्म। तो ये उनका ख्याल था, लेकिन हम बड़ा लड़ भिड़ के, हमको उस शख्स के साथ फिल्म बनाने का अवार्ड मिलना चाहिए बनिस्बत और चीजों की, क्योंकि ही डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट द हेल ही वाज गेटिंग इनटू। तो ये मिजाज है, ये माहौल है। हम भी मार्केटिंग में रह चुके हैं, हम जानते हैं मार्केटिंग क्या बोला है, लेकिन इट नीड्स अ लॉट ऑफ फोकस, लॉट ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड इट्स कट थ्रोट मार्केटिंग टुडे। सिनेमा में वो माइलस्टोन है एक, उमराव जान जो है। हाँ, तो जो है वो आप मतलब अल्लाह करम है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बहुत। अभिज्ञान भाई, आप बात कर रहे थे, मैं आज एक टीवी चैनल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक प्रोग्राम आता है आपकी अदालत, आपने जैसे थर्सडे का बोला, टीआरपी का बोला, कोई बात नहीं, मैं चैनल का नाम नहीं लिया, मैंने प्रोग्राम का नाम लिया ना, सब जानते हैं। हाँ, जैसे आप टीआरपी का कह रहे हैं, अच्छे प्रोग्राम्स को अगर हम लोग देखेंगे ही नहीं, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि उन प्रोग्रामों को हम लोग रिजेक्ट करें, आपका कहने का ये था मतलब, जो अभी कुछ देर पहले आपने कहा, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। कई सालों से मैं देख रहा हूं वो प्रोग्राम, लेकिन आज का एपिसोड स्पेशली जो है मैं आपको कन्वे करना चाहता हूं, और सब जितने ऑडियंस हैं यहां पर कन्वे करना चाहता हूं कि क्या उसका स्टैंडर्ड था या क्या था। बाबुल सुप्रियो उसमें आए हुए थे जो है, लेकिन जो ऑडियंस का जो उसमें रोल है, या जो पीछे जो, चाहे वो एंकर हैं, रजत शर्मा हैं या जो भी कोई हैं, जैसा भी हैं, तो लेकिन जो चीज जो दिखाई जा रही है वो क्या, क्योंकि उसमें एक बंदे का तो रोल नहीं है कि वही चीज दिखा दी गई, तो उसमें प्रोडक्शन है, पीसीआर है, पूरा सब कुछ है, उन्होंने टीआरपी को भी देखना है, सब कुछ देखना है। मैं ये कहना, मेरा सवाल ये है कि जो अगर अच्छे प्रोग्राम्स भी है, जिनको अगर हम लोग आज की अदालत या आपकी अदालत को अगर अच्छा प्रोग्राम एक मानते हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि भी अगर उसमें ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं जैसी आज रात को 10 बजे भी आएगा, तो उसको हम लोग कैसे रिजेक्ट करें? रिमोट से चैनल बदल के। हाँ, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत सीधा है, बहुत सीधा है। ये क्या, कौन क्या कंटेंट बना रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास रिमोट है, आप सर्वोपरि हैं, आप ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, यकीन मानिए मेरा। तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दीजिए रिजेक्ट। जब जो भी कार्यक्रम का आप जिक्र कर रहे हैं, जब उनके पास थर्सडे को आंकड़े आएंगे तो वो स्वतः जान जाएंगे कि इस मेहमान को मत बुलाइए, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सबसे ताकतवर है, उसमें कोई डिबेट ही नहीं है। मेरा सवाल बज़ाहिर अभिज्ञान साहब से है, लेकिन सभी का कंसर्न है, ये टीआरपी का जो मैकेनिज्म है, इस पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, तो उसका जो मोडस ऑपरेंडी है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है, कहाँ लगाए जाते हैं, तो वो शक के दायरे में है। तो इस सिलसिले में कुछ काम होना चाहिए। देखिए, इतना कुछ हुआ है, हम लोगों ने तो बहुत इसकी कानूनी जंग भी हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर लड़ी है। ये बात सही है कि पेचीदगी का तरीका है उसमें, और सही आकलन कर पाना कभी कभी प्रश्न चिन्ह लगा देता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि दुनिया, देखिए, हम लोगों ने कुछ गलतियां हमसे हुई हैं और अब पलटकर उसको मानने की जरूरत है। मैं अपने एक दोस्त से कल ही इस बात का जिक्र कर रहा था कि एक मेरे पॉलिटिशियन जानने वाले थे, दुनिया में नहीं है, तो जब वो आईएनबी मिनिस्टर होते थे, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, वाजपेयी गवर्नमेंट में, तब मैं उनसे कहता था कि देखिए, आप लोग जो पॉलिसीज बना रहे हैं मीडिया को लेकर, इसमें दूरदर्शिता नहीं है। तो गलतियां, अब ये लंबी बहस का विषय है, गलतियां ये हुई हैं कि जब आपको सिस्टम्स को, आकलन के तरीके जब आपको सही तौर पर फिक्स करने चाहिए थे, तब आप कर नहीं पाए। और एक जनता से जुड़ी हुई बेहद ताकतवर ये इंडस्ट्री है, तो वो इतनी तेजी से तब्दीली में आई ना कि आज तो कितने 100 चैनल्स हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट्स को पहले ये करना चाहिए था कि इससे पहले कि इसके स्ट्रक्चरिंग तय हो, इसको इतना इस स्वरूप में ही आना चाहिए। तो अब लोग लगे, इसके पीछे मैं बड़े डिटेल्स नहीं बता सकता, नहीं तो अलग विषय हो जाएगा।
लेकिन अभी भी ये बात सच है कि पूर्णतः पूरी तरह से आपके नंबर्स आकलन का जो तरीका है उसको पूरी तरह से नहीं माना जा रहा है। हालांकि उसमें तब्दीली आई। अब एक फैक्टर जल्दी से, ताकि विषय से ना भटकें, तो डिजिटाइजेशन के बारे में कहा गया था कि जब वो आएगा तो थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। मतलब सिर्फ 5000 और 7000 मीटर लगा के अब देश, हिंदुस्तान जैसे मुल्क की टीआरपी नहीं मेजर करेंगे, लेकिन वो नहीं बदल पाया उस स्थिति को। तो अभी भी है, कॉम्प्लिकेशन है इसमें कोई दो राय नहीं। एक आखिरी सवाल गोयल साहब पूछेंगे मुजफ्फर साहब से, इसके बाद हम, माफ कीजिए देखिए वक्त कम है तो इस वजह से मेरी मजबूरियां समझें। आखिरी सवाल मेरा एक्चुअली तीनों से ही सवाल है, मुजफ्फर भाई इसका जवाब दें। ये कभी आपने एनालाइज करने की कोशिश करी, अच्छा कंटेंट जिसको हम अच्छा मानते हैं शुरू से रिजेक्ट होता रहा है, आज भी रिजेक्ट हो रहा है, लेकिन कभी ये सोचा है हिंदुस्तान में ही ये हो रहा है या ये वर्ल्ड वाइड ये फिनोमेना है, और क्यों हो रहा है? जो पब्लिक है, जो देखती है, जो पैसा खर्चती है, वो क्यों रिजेक्ट करती है? कहीं ऐसा तो नहीं, आप इसमें अगर थोड़ा सा रोशनी डालें कि हमारे सामाजिक हालात ऐसे हैं कि हम खुद इतना परेशान रहते हैं कि हमें चलता कंटेंट, फास्ट कंटेंट, जो एंटरटेनमेंट हो, जिसको हम एंटरटेनमेंट मानते हैं, क्योंकि हम सरकार से परेशान हैं, हम एमसीडी से परेशान हैं, हम हर चीज़ से परेशान हैं, हम उठते परेशान हैं, सोते परेशान हैं। तो इसमें सामाजिक सरकार का भी कोई रोल है? अगर उनका रोल नहीं है तो क्यों रिजेक्ट हो रहा है? अच्छा कंटेंट तो अच्छा कंटेंट। सीने में जलन, आंखों में तूफान से क्यों? देखिए, आपने जो फरमाया ये बहुत ही गंभीर चीज़ है। मैं इसमें 24 घंटे घिरा हूँ। मैं प्रसार भारती के बोर्ड का मेंबर भी हूँ इत्तेफाक से, और कंटेंट कमेटी का मैं हेड भी रह चुका हूँ, और उसमें अभी भी काफ़ी इन्वॉल्व हूँ। आपको यकीन नहीं आएगा, ये वाकई एक दलदल है। आप कुछ भी करना चाहें, करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतने लोग इन्वॉल्व हैं, इतने ईगोज इन्वॉल्व हैं, इतने माइंड्स इन्वॉल्व हैं, और सारे माइंड्स जो हैं वो जो सेमी प्रोफेशनल माइंड्स हैं। एंड द प्रोफेशनल माइंड्स आर ओनली विद कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर कट एंड राइट कमर्शियल। और दूरदर्शन में आपको यकीन नहीं आएगा, ऑल इंडिया रेडियो में इतने नफीस लोग हैं। आप जाएं तो ऑल इंडिया रेडियो जाएं तो लगता है आप बहुत ही कोई शानदार जगह आ गए। मैं भी भोपाल में गया और मैंने सबको बुला के ज़रा बातें की, और मैंने पूछा कि आपने जब से ये बना है क्या क्या यहाँ लैंडमार्क्स संग मील हुए। तो आई मीन किसी मीडिया हाउस में आपको वो इंटेंसिटी के साथ कोई बयान नहीं कर सकता था। एवरीबडी वाज लाइक अ मिशनरी। और जिस तरीके से उन सब ने ऑल इंडिया रेडियो ने ख़ास तौर से जब गैस फूटी थी वो काम किया है, मुझे लगता है किसी ने नहीं किया होगा। बताना, समझाना और इस तरीके की बातें कि कैसे बचा जाए। तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, एंड आई थिंक यू नीड अ बिग विजन, एंड दैट बिग विजन हैज टू बी एन ए पॉलिटिकल विजन to be able to direct a national media climate and national film climate. That's a very, very big thing which I've been thinking of, क्योंकि छोटे दिमाग से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग बिल्कुल, we all small cogs in a big wheel. So unless there's a big vision, and that big vision should not use media, because अब देखिए big vision जो है वो मीडिया को भी यूज कर रहा है। They're misusing media, कि हम अपनी बात कहना चाहते हैं। हम क्यों आपकी बात सुने? हम एक बात वो सुनना चाहते हैं जो सत्य है, जो मतलब जो जिसका एक आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी है, जो एक, और उसके साथ साथ जब बिग विजन जुड़ी होगी तो उसके साथ बिग मार्केटिंग भी जुड़ी होगी। सो आई थिंक यू नीड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन इट। इट्स नॉट इजी। हम तो भोगे हुए हैं इस चीज को, हर तरफ से, सरकारी तरफ से भी भोगे हैं और आर्टिस्टिक इंडिविजुअल तरफ से भी भोगे हैं। अब यही कर सकते हैं कि हम किनारा कशी इख्तियार कर लें, लेकिन देयर इज पॉसिबिलिटी। हम लोग उम्मीद तो रखते ही हैं कि कुछ ना कुछ होगा। लेकिन मैं एक बात अमित के जी के जवाब में जरूर कहना चाहूंगा। जी, चूंकि अमित ने एक ऐसी बात उठाई है जो सच में यह हकीकत है कि सदियों पर यह लागू होती है, और जैसे मुजफ्फर साहब ने कहा, तो ये तो आपको मन पक्का करना होता है। ये जंग है,
ये तो आपको मन पक्का करना होता है कि आपके भीतर का यकीन क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम क्या है, क्योंकि ये तो बहुत स्पष्ट है। अब तकरीबन 2 दशक मुझे हो चुके हैं देखते हुए कि परिस्थितियां आपको मजबूर करेंगी। जबान के बहुत महीन इंसान है मुजफ्फर साहब, तो उन्होंने बड़े प्यार से इस बात को कहा, जबान, सिस्टम सब आपको मजबूर करेगा यकीन बदलने का। तो ये जंग आपको लड़नी पड़ेगी, और ये ही मेरे हिसाब से अगर अलग अलग माध्यम में लोग काम करते हैं, लिखने का, संगीत देने का, सिनेमा बनाने का, टेलीविजन की पत्रकारिता का, लिखने के पत्रकारिता का, तो उस बिलीफ से, उस यकीन से आपको चलना पड़ेगा। उसमें एक स्तर के बाद जरूर ये स्थिति आएगी कि आपको मानना पड़ेगा कि हर चीज आप जो कह रहे हैं उसकी बड़ी एक्सेप्टेंस शायद ना हो, तो वो लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। मैं बस आखिरी बात इस हवाले से, हम बहुत खुशफहम हैं कि हम आज़ाद हैं, फिक्री तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी, जज्बाती तौर पर भी। ये एक खुशफहमी है। एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी, एक बहुत बड़ी साइंस वजूद में आ चुकी है बंदे को जकड़ने के लिए, उसकी जेब को जकड़ने के लिए, उसके ज़मीर को जकड़ने के लिए, उसके जज्बात को जकड़ने के लिए। वही बातें जो आपने की, उसी को सम अप कर रहा हूं। अब इसका एहसास आपको होना चाहिए जो कह रहे हैं कि हम तो आज़ाद हैं, हम जमहूरियत में हैं, हम अपने वोट से हुकूमत बदल सकते हैं। ये खुद फरेबी है। आपके वोट से नहीं बदली गई, हो सकता हो, लेकिन जरा पीछे देखें मैनिपुलेटर कौन है, किस तरीके से आपके जहनों को काबू करते हैं, किस तरीके से माहौल बनाते हैं कि आप इस तरफ सोचें, इस रुख पे जाएं। ये कौन है? आप वोट डाल कहते हैं मैं तो अपनी आजादी से वोट डाला हूं। ये नहीं देखा कि आप पे महीनों काम हुआ है, क्या क्या फिल्में बनाई गई हैं, क्या क्या पोस्टर बनाए गए हैं, और उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। और ये जो मार्केटिंग और एमबीए और जो भी उसको कह लें, बहुत अच्छी बात है, ये अलूम है या साइंस है, टेक्नोलॉजी आ गई, लेकिन उसमें बदलाव आ रहा है। अगले साल कोर्स बदल जाता है एमबीए का, उससे अगले साल बदल जाता है, वो ठहरता नहीं है। क्यों? कि कॉन्स्टेंटली उसने पूरे समाज को, पूरी दुनिया को जकड़ना है, तो हर दफा मेथड नया होगा, पिछले मेथड पुराने हो जाते हैं, फिर नई चीजें आ जाती हैं, नई किताबें आ जाती हैं, और वो नई थ्योरियों के साथ आते हैं, और बज़ाहिर वो फ्रीडम की बात करके आते हैं और आपको पकड़ते हैं, और हमें पता नहीं चलने देते कि हम घर में भी कैदी हो चुके हुए हैं, इस इडियट बॉक्स के कैदी हो चुके हैं, हम हिल नहीं रहे। जो बात इन्होंने की बिल्कुल ठीक कही कि आप स्विच ऑफ कर दो, मगर हम नहीं करते, क्योंकि वो हमारी जरूरत बन चुकी है, एडिक्ट हो चुके हैं। और इन्हीं की बात को मैं फिर सेकंड कर रहा हूं कि मैंने कहा लोगों को, बच्चियों को, कहने लगे कि ये सास बहू के ड्रामे। मैंने कहा बेटे आप रेस्पॉन्सिबल हो, आप देखना छोड़ दो, वो अगले दिन वो बंद हो जाएगा। लेकिन वो देखना क्यों नहीं छोड़ रहे, यही पॉइंट है कि वो किस तरह एडिक्ट हुए हैं, किस तरीके से उसमें मजा लेना शुरू कर दिया है। जब आदमी अपने दर्द में मजा लेना शुरू कर दे, अपने मसाइल में मजा लेना शुरू कर दे, तो फिर तो यही होगा। तो असगर नदीम सैयद साहब के इस बात के साथ हम यहीं इसको समअप करते हैं, इसको मुलतवी करते हैं रादर सितंबर तक के लिए। मुजफ्फर साहब आपका, असगर साहब आपका, विज्ञान भाई आपका, और कासमी साहब आपका। शमीम साहब हमारे बैठे हुए हैं, काफ़ी देर से थक जाते हैं जो है, लेकिन मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया क्या, मेरा तो हक ही है। आंटी बैठी हैं, आंटी से मैंने जिद्द करके कहा कि नहीं लेकर के आना है। तारिक करीम साहब हमारे बैठे हुए हैं, मृदुला टंडन जी, और सभी हमारे दोस्त बैठे हुए हैं। हम सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। मुशायरे में मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे थोड़ी देर बाद। तो तब तक जो है
शहनशाह तंज़ो मिज़ाह आज जो अवार्ड दिया जाना है कासमी साहब को। बाय द वे आप पीटीवी के चेयरमैन हैं कासमी साहब, अभी अभी इन्होंने, जाहिर है कि अब वहाँ तो कुछ ना कुछ तरमीम ऐसी होगी कि कुछ बदलाव ऐसे आएंगे कि हम कुछ नया देख सकेंगे। अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन रहे अभी तक, और लाहौर में एक अदबी इदारा, और पिछले 8 सालों से जो काम वहाँ जो एक अभी इनकलाब का जो बात कर रहे थे, एक जो अदबी इनकलाब वहाँ उन्होंने एकदम बैठा हुआ था चुपचाप, और अचानक उसमें एक सरगर्मी बढ़ी और देखते देखते 8 सालों में कहाँ वो चला गया। तो जाहिर है कि पीटीवी तो को भी, और हमारे यहाँ भी जो है, हम मुजफ्फर साहब उमराव जान का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा उमराव जान ने कुछ ऐसी फिल्म जो फिर से याद दिलाए, तो जाहिर है कि इंतज़ार तो है। और अभियान भाई आपसे तो हम जाहिर है ऐसी गुफ्तगू सुनते रहेंगे, आप आते रहेंगे, और हमारे सियासतदान को मत छोड़ा कीजिए, बहुत ख़तरनाक लोग हैं ये, तो आप लोगों से ठीक रहते हैं ये। और असगर साहब जो है ऐसे ही ड्रामे और ऐसी ही नज़में, खूबसूरत नज़में भी सुनेंगे उनकी। तो बहुत शुक्रिया ख़वातीन हज़रात, बड़ी इनायत, मिलते हैं क्लास। जश्न अदब ने बहुत कम वक्त में अदबी हलकों में अपना मकाम हासिल किया है और कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है। जी हां, इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहक हैं जनाब कुंवर रंजीत सिंह चौहान साहब, जो जश्न अदब के सेक्रेटरी हैं, खूबसूरत शायर हैं और आईटी प्रोफेशनल भी हैं। जश्न अदब के प्रेसिडेंट हैं मुंबई के एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस और शायर जनाब कैसर खालिद साहब, और जश्न अदब के वाइस प्रेसिडेंट हैं जनाब डॉक्टर अजय शर्मा साहब। हमारा व्हाट्सएप नंबर और कांटेक्ट नंबर है 9997640286। हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। यहां जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी।